सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ वर्ल्ड अफेयर की। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रशांत धवन सर भाई को अपना सपोर्ट कीजिए। तो जो टाइटल है वो है मैसिव प्रोटेस्ट इन टर्की ओवर स्वीडन बर्निंग कंट्रोवर्सी इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो इसमें देखते हैं कि आप लोगों ने तो वीडियो देख ली होगी, आप मेरे साथ मिलके देखे वीडियो, बड़ा मजा आने वाला है। तो देखते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। आप लोगों को अगर पता होगा तो कोई बात नहीं भाई, पूरी देख लेना, क्योंकि मैं जो इस पे बोलूंगा फिर आपको मेरा प्रोस्पेक्ट भी समझ आएगा और आपका प्रोस्पेक्ट तो मैं अपने कमेंट में देख लेता हूं। तो पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे तब सरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और ये जो आपके सामने फुटेज है ना, ये है टर्की के शहर बतमान की। बैटमैन नहीं, बतमान एक शहर है टर्की में। और यहाँ पर हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्वीडन देश के खिलाफ। ये सारे लोग कह रहे हैं कि स्वीडन में कुरान का अपमान किया गया है और इसकी सजा स्वीडन को मिलनी चाहिए। ये अब कह रहे हैं टर्की के प्रेसिडेंट को कि स्वीडन को कभी भी नेटो का मेंबर मत बनने देना। और ऐसे प्रोटेस्ट सिर्फ टर्की में नहीं हो रहे, आपको सिमिलर टाइप के प्रोटेस्ट दिखेंगे अफगानिस्तान में, वेरियस और इस्लामिक कंट्रीज में। क्योंकि स्वीडन में रिसेंटली एक पॉलिटिशियन ने टर्किश एम्बेसी के सामने होली कुरान को जला दिया डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से। तो उसके रिस्पॉन्स में अब टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने यह कहा है कि जब तक इस्लाम रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा स्वीडन को नेटो का मेंबर ये नहीं बनने देंगे। और ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल मूव है। आज के समय आप देखोगे तो स्वीडन टर्की के बीच में जो ये फ्रिक्शन शुरू हो चुकी है, ये दुनिया भर में चर्चा में है। नाउ जिन कंट्रीज के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, एक बार मैप पे उनकी लोकेशन देख लो, क्योंकि यूएन की बॉडी ने भी आपत्ति जताई है, निंदा करी है कुरान बर्निंग के इंसिडेंट को लेकर। और अब देखो, पहली बात तो स्वीडन, ये जो देश है ना स्वीडन, जहां पर होली कुरान को जलाया गया था, ये है कहां पर, ये जान लीजिए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है स्वीडन देश, ये हमारा प्यारा भारत है, ये यहाँ पे टर्की है और ये यहाँ पे है स्वीडन। स्वीडन में आपको पता होगा नोबेल प्राइज भी दिया जाता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। तो स्वीडन में देखिए एक पॉलिटिशियन है, काफी एक्टिव रहता है। इसने बहुत बार स्वीडन में ना कुरान को जलाने की कोशिश करी है। काफी बार स्वीडन ने अपने कई शहर को ब्लॉक कर दिया और इस आदमी को अपनी कंट्री में एंटर ही नहीं होने दिया, इस डर से कि इस आदमी ने अगर कुरान को डिसरिस्पेक्ट कर दिया स्वीडन में तो दंगे हो जाएंगे। अब टर्की का जो यहाँ पर गुस्सा है इस बात को लेकर है कि रासमुस पालुदान, जिस आदमी ने कुरान को जलाया है, इसको काफी बार स्वीडन पहले रोक चुका है। मगर जब टर्की की बात आई, आज के समय स्वीडन और टर्की आपस में भिड़ गए हैं नेटो की मेंबरशिप को लेकर, तो वहां पर ना स्वीडन ने इस आदमी को रोका नहीं, इसको इतनी फ्रीडम दे दी कि ये टर्की की एम्बेसी के सामने कुरान को डिसरिस्पेक्ट करे। और ये बात टर्की एक्सेप्ट करेगा नहीं। और टर्की ये जानता है कि सिंस स्वीडन और फिनलैंड, ये जो दो देश यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, ये फिनलैंड हो गया, ये स्वीडन है, ये दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं रशिया के साथ। दोनों को सिक्योरिटी का एक इशू है, दोनों को डर है कि कल को रशिया अटैक ना कर दे, और इसलिए दोनों देश चाहते हैं नेटो मेंबरशिप परमानेंट सिक्योरिटी के लिए। तो अब यहां पर एर्दोगान ने अनाउंस कर लिया है कि फिनलैंड का तो बाद में देखेंगे, स्वीडन को तो नेटो में कभी हम एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। अब यहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छा स्वीडन फिनलैंड ये दोनों चाहते हैं जी नेटो की छाया में ना इनको भी सुरक्षा मिल जाए। तो स्वीडन का तो देखिए अब बहुत ही मुश्किल से अब काम हो पाएगा, क्योंकि टर्की गुस्सा हो गया है। तो फिनलैंड तो ऑब्वियसली स्वीडन का साथ देगा ना, दोनों कंट्री सेम टाइप के हैं, सेम टाइप के लोग हैं, यहाँ पर रिलीजन काफी हद तक सेम है, उसके अलावा दोनों नॉर्डिक देश हैं। तो यहाँ पे मैं आंसर करूंगा नहीं। रशिया का डर इतना बड़ा है कि फिनलैंड ने अपनी बहुत ही पुरानी जो दोस्ती है ना स्वीडन के साथ, ये त्याग दी है। फिनलैंड ने हिंट कर दिया है कि हम हो सकता है कि स्वीडन के बिना ही नेटो को ज्वाइन कर ले, क्योंकि देखिए जो कुरान बर्निंग वाला इशू है ये इतना डीपली इंपैक्ट करता है टर्की को कि टर्की इसको माफ नहीं कर सकता। एर्दोगान के खुद के वोटर एर्दोगान को ही माफ नहीं करेंगे अगर एर्दोगान स्वीडन को अलाउ करते हैं नेटो में। तो स्वीडन की नेटो में मेंबरशिप बहुत मुश्किल है। मगर फिनलैंड ये जानता है कि स्वीडन ना डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता रशिया के साथ। अगर आप बॉर्डर देखोगे तो फिनलैंड की एक डायरेक्ट मैसिव बॉर्डर है रशिया के साथ। कल को अगर मान लो रशिया चढ़ाई करने पे आता है नॉर्डिक देशों पर, तो पहला आक्रमण होगा फिनलैंड को, फिनलैंड के गिरने के बाद नंबर आएगा स्वीडन का।
तो स्वीडन वैसे भी उस केस में आप देखो तो ज्यादा सेल्फ एश्योर्ड है। फिनलैंड को आज के समय ज्यादा डर है कि रशिया आ जाएगा, जल्दी से जल्दी नेटो को ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर ऐसा भी क्या डर, हाल ही में रशिया ने ऐसा क्या कर दिया? रशिया से यूक्रेन वॉर तो प्रॉपरली संभाली नहीं जा रही। अभी हाल ही में ना रशिया ने संकेत दे दिए हैं कि एक देश है एस्टोनिया, इस देश के अगेंस्ट रशिया एक बड़ा एक्शन ले सकता है। एक बार जरा जो मैप है इसमें मैं आपको एक देश दिखाता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि एस्टोनिया के साथ रशिया ने किया क्या। अब यहां पर आप देख पाओगे रशिया के बिल्कुल साथ में एक छोटा सा देश आपको दिखेगा, एस्टोनिया। ये इतना छोटा देश है, बाय द वे एस्टोनिया नेटो मेंबर है। यही एक चीज है जिसने एस्टोनिया को बचा के रखा है। नहीं तो एस्टोनिया ने रिसेंटली जिस तरीके से लगातार यूक्रेन का समर्थन किया है, रशिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया, रिलेशंस दोनों कंट्रीज के इतने खराब हुए कि रशिया ने जो एस्टोनिया के राजदूत हैं उनको वापस भेज दिया, अपना जो राजदूत है एस्टोनिया को वापस बुला लिया और ये कहा कि एस्टोनिया के साथ हमारे रिलेशंस बिल्कुल कोलैप्स कर चुके हैं। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए रशिया कह रहा है कि एस्टोनिया के साथ रिलेशंस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जियोपॉलिटिकल लैंग्वेज में आप कह लीजिए ये एक कॉन्फ्लिक्ट से बिल्कुल पहले की जो लैंग्वेज है ना, ये रशिया यहां पर बोल रहा है। नाउ मैं अगेन बोलूंगा, एक ही चीज है जो एस्टोनिया को बचाकर रख रही है, वो है नेटो की मेंबरशिप। नहीं तो एस्टोनिया की आबादी है 13 लाख। जी हाँ, 13 लाख। अंत में देखो टेक्नोलॉजी वगैरह सब अपनी जगह है, अंत में मातृभूमि की रक्षा करते हैं देश के लोग। अगर देश की आबादी ही 13 लाख के आसपास हो गई तो आप समझ लो कितने यहाँ पर सोल्जर होंगे, कितने ट्रेंड होंगे, रशिया की आर्मी के अगेंस्ट कितने खड़े हो पाएंगे। यूक्रेन की बाय द वे आबादी 4 करोड़ के आसपास की है, तभी ये रशिया को रेजिस्टेंस दे पा रहे हैं। तो एस्टोनिया देखिए बिल्कुल आज के समय एक कॉन्फ्लिक्ट की कगार पे है, इट इज वेरी नियर अ कॉन्फ्लिक्ट। और एस्टोनिया का हाल देखते हुए ना फिनलैंड बहुत ज्यादा नर्वस हो गया है। फिनलैंड ने यह भी देख लिया है कि स्वीडन को इतनी ज्यादा अर्जेंसी नहीं है नेटो को ज्वाइन करने की, तो चाहे स्वीडन जो कुरान बर्निंग वाला इशू है वहां पे उलझ जाएगा, फिनलैंड चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये अपनी प्रोटेक्शन इंश्योर कर ले, क्योंकि फिनलैंड की आबादी भी बहुत कम है और इनकी एक बड़ी बॉर्डर है। मैं आराम से बता रहा हूं, रशिया चाहे तो फिनलैंड का बड़ा हिस्सा कब्जा सकता है और फिनलैंड कुछ कर भी नहीं पाएगा। हाँ, ये अलग बात है, ये अपने बड़े शहर जैसे कि इनकी कैपिटल हो गई या फिर कुछ और जो इनके बड़े शहर हैं जैसे कि तुर्कू, इसको ये बचा लेंगे। मगर फिनलैंड में भी आज के समय डर का माहौल है कि व्लादिमीर पुतिन का कभी भी अगर मन कर गया ना तो ये एक बड़ा अटैक लॉन्च कर सकते हैं फिनलैंड के अगेंस्ट। अब आप यहां पर पूछोगे मगर इस सब का इंपैक्ट इंडिया पे क्या होगा? जरा इमेजिन करिए भविष्य में अगर टर्की, जी हां टर्की, नेटो का मेंबर नहीं रहता, अगर ये हो जाता है तो एक बहुत ही बड़ा कवच हट जाएगा टर्की से, क्योंकि याद रखिएगा टर्की एक न्यूक्लियर वेपन वाला देश नहीं है। और देखो नेटो में जो इनके कमांडर्स रह चुके हैं, जो यूएसए में एक्स कमांडर्स हैं, खुल के आज के समय कह रहे हैं कि जो टर्की कर रहा है ना, ये देखकर कई यूरोपियाई देश हो सकता है कि टर्की को बाहर निकाल दे, क्योंकि कल्चरली, रिलीजन के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, सिमिलरिटी के हिसाब से यूरोप को, यूएसए को स्वीडन, फिनलैंड बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए कंपेयर टू टर्की। तो अगर टर्की यही रवैया रखता है तो पॉसिबिलिटी है, मैं अगेन कहूँगा, ये शायद 21वीं सदी का वन ऑफ द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल इवेंट हो सकता है। आने वाले कुछ सालों में टर्की को नेटो से निकाला जा सकता है, इट कैन वेरी मच हैपन। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा इंडिया पे, क्योंकि टर्की आपको पता होगा एक मेजर सपोर्टर है पाकिस्तान का, और इंडिया लगातार वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है अर्मेनिया को, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है अजरबैजान टर्की के बीच में। तो एक मेजर जियोपॉलिटिकल चेंज के बिल्कुल आप कह लीजिए हम ब्रिंक पे हैं। और अब सब कुछ डिपेंड करता है व्लादिमीर पुतिन पे, कि अगर व्लादिमीर पुतिन फिनलैंड या एस्टोनिया के अगेंस्ट कुछ भी मिलिट्री एक्शन लेते हैं, तब आप देखोगे कि जल्दी से जल्दी नेटो मेंबर सब मिलकर या तो टर्की को बाहर निकाल देंगे, या फिर हो सकता है कि टर्की में एक तख्ता पलट करवाने की भी कोशिश की जाए, एर्दोगान को हटाने की भी कोशिश की जाए। ईदर ऑफ द टू थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। तो ये टॉपिक बहुत न्यूज में रहने वाला है, मैं इस पर अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की बम्पर 20% सेल हो चुकी है। यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कमेंट के मैसिव डिस्काउंट के साथ तीनों की तैयारी आपकी इकट्ठा होगी। इकट्ठा परचेज करते हो तो आपकी सेविंग को सिंपली यहाँ पर यूज करते हैं कोड PD10, यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट करूंगा। बहुत ज्यादा साल का आराम से प्रिपेयर करना है यूपीएससी एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए तो यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। तो ठीक है भाई,
टर्की ज़्यादा ड्रामेबाज कर रहा है, ये मुस्लिम उम्मा का बॉस बनने की कोशिश कर रहा है और क्रिश्चियन उम्मा का भी ये बॉस बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये सोचता है कि ऑटोमन अम्पायर बनाएंगे, तो वही सोच है। यार मेरे को एक बात नहीं समझ आती कि इन्होंने टर्की को, ठीक है, नेटो में डालने की क्या जरूरत थी? ये तो मुस्लिम कंट्री है ना, तो ये अपना मुस्लिम का कोई अलायंस बनाते या कुछ ऐसा बनाते कि अरे ऐसा 4-5 कंट्रियां मुस्लिम बन के, उस क्रिश्चियन कंट्रियों में इनको घुसने की क्या जरूरत है? देखो, जहां पे अब हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, ठीक है, अपना बौद्ध हैं, जैन हैं, कितने सारी हमारे यहाँ पे मिलेगी, आपको रिलीजन्स मिलेंगे, कम्युनिटीज मिलेंगी। तो इतने इसमें कुछ ना कुछ तो हल्का फुल्का तो कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है। हम चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें, मिलके रहने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर आ ही जाएगा। ठीक है, आपके कई बार विचार नहीं मिलते या कुछ होता है। तो मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि ये यूरोपियन वेस्ट कंट्रियों का दिमाग खराब था। जब नेटो बनाया था तो इसको डालने की क्या जरूरत थी टर्की को? आइडियोलॉजी जो टर्की की है, ठीक है, ये एक ही मुस्लिम कंट्री है जो नेटो का मेंबर हुई है, ठीक है। तो इसकी आइडियोलॉजी तो मिलती नहीं है वेस्टर्न कंट्री से, जो क्रिश्चियन कंट्रीज है उनके साथ तो मिलती नहीं है। तो इसको डाल के अब ऐसा, भाई ये होता है, ये कहते हैं ब्लंडर्स। इन्होंने ब्लंडर कर लिया, ठीक है। तो भाई अब रूल भी ऐसे ऐसे बना रखे हैं नेटो के कि सारी की सारी कंट्रियां अगर ओके करेंगी तब डालेंगी, तब नहीं डालेंगी, ठीक है। सारे के सारे एक मेंबर अकड़ के बैठ जाए। अब जैसे यूएन में है, 5 को दिया हुआ है भी, अगर परमानेंट बनाना है तो 5 एग्री करे, ये तो कोई होता नहीं। उसमें आप रखो ना, जैसे 5 मेंबर है उसका वोटिंग का सिस्टम रखो। अगर वोट आपके हक में पड़ते हैं 5 में से कम 3 मेंबर अगर कहते हैं कि इसको बनाओ, या 4 मेंबर रख लो, ठीक है, 1 मेंबर को स्किप कर लो भी, 1 मेंबर कहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 3 रख लो, 4 रख लो, ऐसा कोई सिस्टम। या फिर पूरे का पूरा जो 193 यूएन के मेंबर्स हैं, ठीक है, कंट्रीज, ठीक है, उनका वोटिंग का रखो कि अगर वो वोट करते हैं 70%, 80% हाई कर लो, 80% तक या 90% तक वो वोट करते हैं, तो जो कंट्री को वो वोट किया है कि इसको यूएन का परमानेंट मेंबर दो, सीट दो, तो देनी चाहिए। ये अपनी मर्जी के रूल बनाए हुए थे इन्होंने, अब यही इनके गले पड़ रहे हैं। यूएन भी ऐसे ही फेल हो रहा है, तभी इंडिया कहता है कि इसमें सुधार लाओ, नहीं तो ये तो फ्लॉप है, ठीक है। इसी तरीके से नेटो फेल हो रहा है। अब वो छोटी छोटी कंट्री हैं, ठीक है, क्रिश्चियन कंट्री हैं, जो खुद टर्की और ये पाकिस्तान या ये मुस्लिम कंट्री के लोग वहां जाके बैठते हैं और वहां बैठ के जाके पूरा एंजॉय करते हैं उनका, ठीक है, और उनके गले भी काटने की ये कोशिश करते हैं। और उनको कहते हैं कि तुम्हें कोई कंट्री से तुम्हारे ऊपर चाहे मुसीबत आ जाए, हमने तुम्हें नेटो में नहीं बढ़ने देना। बड़े बड़े हराम के पिल्ले हैं ये। टर्की हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, अपना पाकिस्तान हो गया, और भी 2-4 कंट्रियां हैं, ठीक है। ये बेसिकली बहुत हरामी कंट्री हैं, जहां पे जाती हैं वहां पे गंद डालती हैं। जहां पे जिस फॉर्म में इनको दी जाती है ना पावर, उसमें ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत गलत कर रहा है ये टर्की, ठीक है। भाई रशिया देखो, अब कहते हैं कि रशिया उस पर हमला कर देगा, उस पर हमला कर देगा। भाई रशिया है एग्रेसिव कंट्री, वो हमारी इंडिया की तरह नहीं है कि चलो नहीं करना हमला, हमने बैठे हैं चुप करके। वो तो देखता है कि अगर यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम है ना, तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। वो उसके मफाद है, हम उनके बीच में नहीं पड़ते। हम तो टर्की के इनके नेटो के बीच में भी नहीं पड़ते। एक बात कर रहे हैं कि इसको नेटो में इसको बांटने की क्या जरूरत थी? अच्छा, ऐसे मुनाफिक हैं टर्की वाले, वैसे मुस्लिम करते रहते हैं, और इनके टर्की के आप वीडियो उठा के देखो, ये देखो, और पूरे साले गोरे बनने की कोशिश करते हैं। ना अपने धर्म के हैं, ना क्रिश्चियन के धर्म के हैं। ऐसा बंदा जो ना अपने का हो ना किसी और का हो, वो मार खाते हैं, ठीक है। ये टर्की अपने आप को यूरोपियन का अपना पार्ट दिखाना चाहता है कि हम यूरोप के हैं। यूरोप का कल्चर ही अलग है, इनका कल्चर तो सारा मुस्लिम का कल्चर है। इनका शरिया लॉ होना चाहिए, इनका तो कल्चर ये होना चाहिए। वैसे इन्होंने उनमें मुदाखलत भी करते हैं। तो भाई देखते हैं, मैं तो इसमें बिल्कुल हैप्पी हूं। ये टाइम नहीं लगाना चाहिए इनको,
इनको टर्की को मैं ये नहीं कहता कि हमें फायदा होगा, हमें तो वैसे वहां रह के भी क्या उखाड़ लेगा टर्की हमारा। इंडिया का तो टर्की कुछ नहीं उखाड़ सकता। इंडिया को बेनिफिट ये होगा कि चलो ठीक है निकल गया, लेकिन टर्की बकवासबाजी मारने तो हटेगा नहीं, ठीक है। वो हम उसकी घुसेड़ देंगे, उनके पास हमारे पास है, ठीक है, कुर्द है हमारे पास अभी एक पत्ता खेलने के लिए हमारे इंडिया के पास। और दूसरा हम उसमें जो इनका अजरबैजान के साथ अर्मेनिया का चक्कर है, अर्मेनिया भी पत्ता हमारे पास है, हमारे पास साइप्रस का भी पत्ता है। इनके तो बम्बू दे देंगे टर्की चाहे नेटो में हो चाहे ना हो, बम्बू तो इसके अड़ा के रखेंगे, ठीक है। बाकी ये है कि जो रशिया कर रहा है, ठीक है, रशिया अपने मफाद के लिए कर रहा है, हम क्यों रशिया को क्रिटिसाइज करें। जहाँ फिनलैंड को, वो जो फिनलैंड है, जहाँ स्वीडन है, वो अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उनकी मर्जी है, उनकी जो करना है वो करें, बस ये है। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब अत हो जाती है ना तब बंदा हरकतें करता है, ठीक है। लेकिन चलो वैसे करना नहीं चाहिए, जितना मर्जी हमें होना चाहिए। एक दूसरे के जो अपनी कुरान, उन्होंने कुरान शरीफ जलाई है, ठीक है। देखो अगर कल को गुरु ग्रंथ साहिब जी ऐसे करें, गुरु ग्रंथ साहिब जी पे आता है तो मैं भी कंडेम करूंगा, सारी दुनिया कंडेम करेगी। इसलिए मैं भी उस चीज़ को कंडेम करता हूँ, क्योंकि ये सेंटिमेंट्स हर्ट करते हैं। अब वैसे किसी पुरकी बोलते रहो, ठीक है, इनको वैसे लताड़ते रहो, वो अलग बात होती है, ठीक है। उनका धर्म क्या करता है, उनका उससे रिलेटेड हमें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, वैसे आपने इस कम्युनिटी को लताड़ना ना, तो जैसे पुरखियों को लताड़ना तो खूब लताड़ो इनको, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नंगा करके चाहे पेड़ को टांग दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो है थोड़ा सा गलत है। बाकी यार उनके अपना सिस्टम है, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। जब उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच ये इस्तेमाल कर ली तो तकलीफ होगी। जब पुरखियों, जब ये टर्की वालों की, जब कोई और ये कुछ करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ इस्लामोफोबिया हो गया, ठीक है। दोनों तरफ हराम के पिल्ले हैं। ये ना 4-5 देश हैं दुनिया में जिन्होंने पूरा गंद मचा रखा है इस दुनिया में, पूरा गंद। तुर्किस्तान तो है ही प्लेग है, ठीक है। ये तो ऐसे पनौती हैं जिसके साथ जुड़ते हैं उसका, ये भी कूदते हैं वहां पे। अब ऐसे हराम के पिल्ले हैं, वहां से फ्रांस को गालियां निकालते हैं और काफिर से पैसे भी लेते हैं। अमेरिका को गालियां निकालते हैं, अमेरिका से पैसे भी लेते हैं। सारी वेस्टर्न कंट्रियों को गालियां निकालते हैं, फ्रांस को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अंदर से पैसे ले जा रहे हैं। इनको ये नहीं समझ आता, या तो अपने धर्म से प्यार कर लो, ठीक है, या अपना मुल्क चला लो। या तो रियासत मदीना तो इनकी बनी गई है। रियासत मदीना बोलता था ना मरांडू, रियासत मदीना बनानी है। रियासत मदीना में क्या था, बिजली नहीं थी, तो बिजली भी नहीं चाहिए इनको, ठीक है, वो तो चलेगी। फिर चीखे मारने लग गए, वैसे कहते हैं रियासत मदीना बनाना। रियासत मदीना में बिजली तो थी नहीं, ठीक है, पानी नहीं था, खाने को कुछ था नहीं ढंग का। तो रियासत मदीना वो रेगिस्तान में जाके वो बस रहे थे रियासत मदीना। पता नहीं, मैंने तो यार पता नहीं क्या रियासत मदीना का ये चक्कर है, कॉन्सेप्ट मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया। सब फ्रॉड है, ये फ्रॉड मारते हैं, अपने धर्म को सिर्फ ऐसे ही बनाया हुआ है, हाई लेवल का, कुछ खास नहीं है। अगर इतना ही होता है, ठीक है, क्योंकि जो बंदे के संस्कार होते हैं वो अपने धर्म से आते हैं। अगर बंदा धर्म को तोड़ मोड़ के बता रहा है तो इट मीन्स वो उसमें प्ल्यूट कर रहा है, ठीक है। तो इनका धर्म जो ये दिखाते हैं, तो हम तो यही समझते हैं ना कि इनका धर्म यही सिखाता होगा। जिहाद को, गले काटना, दूसरे को काफिर बोलना, इनके धर्म ने बताया होगा, तभी ये बोलते हैं काफिर। हम तो कोई धर्म का नहीं बोलता किसी और मजहब को कि ये काफिर है, ये अगर हिंदू नहीं है तो ये बाजुल कत्ल है, इसको मार दो, या ये काफिर है, ठीक है, ये दोजक में जाएगा, ये जहन्नुम में जाएगा। ऐसी तो बातें ना सिख करते हैं, ना हिंदू करते हैं, ना पारसी करते हैं, ना क्रिश्चियन करते हैं कि वो दूसरा अगर वो हमारे धर्म में आ जाए या कन्वर्ट होके आ जाए तो वो स्वर्ग में जाएगा, नहीं तो ये नरक में जाएगा। इनको यही है, ये सुप्रीम समझते हैं अपने आप को। पता नहीं कैसी कौम पैदा हो गई है ये पूरी दुनिया पे, जिन्होंने सारी दुनिया का दिमाग खराब कर रखा है। चलिए खैर, मेरा आपने रिएक्शन देख लिया। आपको अगर आपकी कोई बातें हैं वो जरूर कमेंट में निकला, आप क्या कहना चाहते हो, मैं उस पर जरूर पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो यहाँ तक थी वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए लोग हैं प्लीज़ मेरे, आप जो देख के चले जाते हैं भाई लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, मैं उनसे सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। इससे देश के लिए हमें काम करने का हौसला बढ़ता है, एकजुट करने का, अपने इंडिया को एकजुट करने का और हौसला बढ़ता है। तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करके जाइए।
तो यहाँ तक की वीडियो मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।